हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और साथियों, सबको पता है कि एग्ज़ाम है, उसका समय बहुत ही कम बचा है और इस कम समय में अपने को अपना पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करते हुए प्रैक्टिस सेशन है वो भी कंप्लीट करना है। तो उसी में आपका सहयोग करने के लिए हम लगातार आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप स्वयं को टेस्ट कर सकते हो कि आप कितनी तैयारी कर चुके हो और कौन से पॉइंटों की और आपको तैयारी करनी है। तो निश्चित रूप से आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर अपन आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जब भी इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आप सबसे ज़्यादा अपडेट रहें और लगातार अपनी तैयारियों में जुटे रहें। क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी क्लास आप ज्वाइन करो, एक साथ आपको कुछ नहीं बताया जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ आपके साथ जोड़ा जाता है। तो जरूर क्वेश्चन थोड़े होंगे लेकिन उस पर अपन डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हुए चलेंगे और साथ में मैं इस प्रकार की आशा करूंगा कि आपका कमेंट है वो भी फटाफट आएगा, है ना। क्योंकि आपने तैयारी की है तो निश्चित रूप से वो चीज़ जो क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगा उसका आंसर आप फटाफट दे पाओगे, जिसका बेनिफिट है वो आपको भी होगा। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन है वो स्टार्ट कर रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके साथ। देखो, ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको देना है। बताओ, देखिए देखो क्वेश्चन क्या है कि ऋण पत्र शोधन कोष, है ना, ऋण पत्र शोधन कोष हेतु राशि चार्ज की जाती है कौन से खाते से? सामान्य संचय से, लाभ हानि खाते से, लाभ हानि नियोजन खाते से या अनुसरण खाते से। ऋण पत्र शोधन कोष हेतु राशि आपसे कहां से चार्ज की जाती है? अब अनुसरण खाता है, इसकी राशि तो आपको पता है कि सेल्फ फॉरफिटेड की राशि है वो सारी कहां ट्रांसफर कर दी जाती है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके अलावा सामान्य संचय का भी अपन प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन एक विशेष खाता है जो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जिसको वर्तमान में पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि ऋण पत्र शोधन कोष है ना, ऋण पत्र शोधन कोष, इस हेतु अगर राशि की आवश्यकता होगी तो लाभ हानि नियोजन खाते से वो राशि काम में ली जाएगी, है ना। लाभ हानि नियोजन खाते से वो राशि है वो काम में ली जाएगी, इसलिए यहां पर इसका सी आंसर है वो सही हो जाएगा। ऋण पत्र शोधन कोष हेतु जो राशि आपको काम में लेनी है वो आपकी पीएनएल जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है या पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उससे इसको चार्ज करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब क्लियर हो गई होगी सारी बात, अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, नहीं है ना डाउट? तो अगर ऋण पत्र शोधन कोष की बात आती है तो वो राशि है आपकी लाभ हानि नियोजन खाते से चार्ज होगी। ठीक है, बढ़े आगे, लीजिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसका जवाब आप से अपेक्षित है कि जरूर आपका इसका जवाब दे पाएंगे। देखो, विनियोग हेतु खरीदे गए ऋण पत्रों पर रद्द करने से या बेचने पर जो लाभ होता है उसे कौन से लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा? सामान्य संचय में, पूंजी शोधन कोष में, ऋण पत्र शोधन कोष में या पूंजीगत संचय में, कैपिटल रिजर्व में, है ना। पूंजीगत संचय यानी कैपिटल रिजर्व में। देखो, ऋण पत्रों को रद्द करने यानी मेन उद्देश्य क्या? विनियोग के लिए जो आपने खरीदे थे अब उनको आप रद्द कर रहे हो, है ना, या बेच रहे हो, तो उसका जो लाभ होगा आप कौन से खाते में आप ट्रांसफर करोगे, है ना। तो लाभ होता है तो एंट्री होती है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रीसेल, रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर अकाउंट DR टू
जनरल रिजर्व, क्या होगा, टू जनरल रिजर्व, है ना। तो विनियोगों को बेचने से लाभ होता है तो उसकी राशि को कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। और अगर लॉस होता है तो लॉस होगा आपका, तो इसको चार्ज करेंगे P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। तो यहां पर सिर्फ क्या पूछा, लाभ होने पर, तो लाभ होता है तो इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, है ना। और अगर हानि होती है तो उसे लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे। तो यहां पर सिर्फ अपने को प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट की स्थिति में इसका ए है वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। बेचने से लाभ होगा तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब इस पॉइंट में आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऋण पत्रों के शोधन की कुछ विधियां एक मुश्त भुगतान द्वारा है ना, संचयी कोष बना के है, पुनः क्रय करने के लिए है, अंशों में परिवर्तन द्वारा है। तो उन विधियों के अनुसार है वो ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। तो उसमें अलग अलग जो भी कंडीशन होगी उसके अनुसार अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट इसका जवाब दो। देखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप दे सकते हो क्या जवाब, कि 1000 ऋण पत्र प्रति ऋण पत्र 100 रुपए 5% प्रीमियम पर शोधित किए गए, है ना। और शोधन हेतु 100 रुपए वाले अधिमान अंश 5% प्रीमियम पर दिए गए हैं। तो अंशों की संख्या होगी, है ना। तो अंशों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस, है ना। अब कितने, 1050, 1005, 1000 या 500। तो देखो यहां पर 1000 अंश है कितने के हिसाब से, 1000 अंश है कितने के हिसाब से, 100 रुपए प्लस 5, है ना। तो इसको गुणा कर देंगे, 1000 को 100 से या 105 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे 1000 को तो कितने हो जाएंगे, 100 को 1000 से गुणा करेंगे तो आपकी राशि हो जाएगी 1 लाख, है ना। और 1 लाख में 100 को फिर 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो 5000, तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 1,05,000। अब यहां पर अधिमान अंश वाले कितने हैं 105, है ना। तो 105 मूल्य कितना हो जाएगा 105, कि 100 रुपए अधिमान अंश के, 5 रुपए प्रीमियम के, तो 100 प्लस 5 105। अब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 3 बिंदु, तो 1 और फिर 1 2 3, तो 1 2 3, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 1000। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 1000 आपके शेयर हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात, कितने शेयर होंगे, 1000 है वो आपके इसमें शेयर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखो, बताओ, देखिए फटाफट क्या है कि विनियोग हेतु खरीदे गए ऋण पत्रों की स्थिति में जो आपके ओवन डिबेंचर अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है। कौन से मूल्य से, पुस्तक मूल्य से, बट्टा मूल्य से, अंकित मूल्य से या क्रय मूल्य से, है ना। ओवन डिबेंचर डेबिट कब होगा, कि जब अपन ऋण पत्र खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, ओवन डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक, है ना। अब ये जो एंट्री करेंगे उसमें जो यहां पर जो प्राइस आएगी, है ना, वो प्राइस होगा आपका क्रय मूल्य, यानी परचेज प्राइस है वो इसमें इंक्लूड होगा,
है ना। तो ओवर डिबेंचर की स्थिति में डेबिट किया जाएगा कौन से मूल्य से, क्रय मूल्य से। तो यहां पर इसका डी है वो सही आंसर हो जाएगा। सही है। कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करके बताओ देखिए किन किन ने सही जवाब दिया है कि क्रय मूल्य होगा। अपने आप को सेल्फ चेक करने का एक शानदार मौका है। आप यहां पर आसानी से सेल्फ चेक कर सकते हो कि कहां तक आपके प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, क्योंकि छोटा सेशन है, फटाफट सेशन है ना। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम काम की बात। आपके टॉपिक से रिलेटेड जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको क्लियर करवाए जाते हैं। निश्चित रूप से सारे साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका सहयोग मिल रहा है और लगातार जुड़ते रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में अभी भी ये कंफ्यूज चल रहा है कि एग्ज़ाम है वो आगे पोस्टपोन्ड हो सकती है। अरे साथियों, एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हो या नहीं हो, अपने को टारगेट है वो जून और जुलाई का पहला सप्ताह लेके चलना है। क्योंकि अगर आपके मन में 1% भी ऐसा आ जाता है कि एग्ज़ाम आगे खिसक रही है तो उस समय आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो रूटीन है वो बाधित हो सकता है, और फिर आपका मन है वो ये सोचेगा कि आगे एग्ज़ाम होगी तब तैयारी कर लेंगे। नहीं, ये चेन सिस्टम है, एक बार ब्रेक नहीं होना चाहिए। चाहे एग्ज़ाम आगे खिसके या नहीं खिसके, अपने को अपना टारगेट है वो जून तक सेट करके रखना है कि अपनी पहली जून आती है उस तक अपना सारा पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन बचना चाहिए जो हमें करना है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है और इसी को ध्यान में रखकर अपने को तैयारियों में जुटे रहना है, मैदान में डटे रहना है ना। तब तक जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक अपने कार्य को नहीं छोड़ेंगे। इस थीम पर अपने को काम करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने, आसान क्वेश्चन, आपने सबने पढ़ा होगा। बात हो रही है प्रपोज्ड डिविडेंड, जो आपका प्रस्तावित लाभांश है वो दिखाया जाता है ना। संचय और आदि के शीर्षक में, चालू दायित्व और आयोजन में, अग्रिम और ऋण में और विविध व्यय में। आपका प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रस्तावित लाभांश है, वो किस में दिखाया जाता है? तो प्रस्तावित लाभांश है वो आपका देखो इसमें भी नहीं दिखाया जाता, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, तो दिखाया किस में जाएगा? चालू दायित्व और आयोजन में दिखाया जाएगा। तो यहां पर इसका बी है वो आपका सही आंसर हो जाता है। क्या होगा? प्रस्तावित लाभांश है वो आपके करंट लायबिलिटी या प्रोविजन होते हैं उनके अंतर्गत आपको शो करना, क्योंकि जो कंपनी अधिनियम 2013 आ गया उसमें अलग अलग फोल्डर होते हैं। पहला आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का होता है, फिर शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट होते हैं, फिर शेयर अगेंस्ट वारंट होते हैं, उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज होती है और फिर करंट लायबिलिटीज होती है। तो जो करंट लायबिलिटीज होती है उसके अंतर्गत आपका प्रस्तावित लाभांश है वो आपको शो करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपके सामने, इसका जवाब आपको देना है। क्या इसका जवाब होगा ये आप पे डिपेंड। देखो, अंशहरण खाते का शेष है ना, वो क्या शेष होता है? जो आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो शेष है, कौन सा शेष होता है? पूंजीगत संचय, आयगत संचय, आय या इनमें से कुछ नहीं। शेयर फॉरफिटेड इसको कहते हैं अंशहरण खाता। आपको पता है कि जब एक कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो निर्गमन की कुछ परिस्थितियां होती है, या तो वो एक मुश्त भुगतान के माध्यम से निर्गमन कर सकती है या किस्तों में भुगतान के माध्यम से निर्गमन कर सकती है। जब किस्तों में भुगतान करती है तो उनकी एक अलग प्रोसेस होती है कि भाई आवेदन पे कितना है, आवंटन पे कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना है, सेकेंड कॉल पे कितना है। अब उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर अर्जदारी है वो यथा समय मांग राशियों का भुगतान कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अर्जदारी होते हैं जो निर्धारित समय के बाद भी मांग राशियों का भुगतान नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उनके अंशों को जब्त कर लेती है ना, और जब्त किए गए अंशों का, है ना, जब्त की एंट्री होती है और फिर जब्त किए गए अंशों को पुनर्निर्गमित किया जाता
है ना। तो पुनर्निर्गमन पर जो आपका शेयर फॉरफिटेड है उसकी राशि को कौन से खाते में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां पर पूछा है कि भाई ये आयगत है या पूंजीगत है, ये दोनों तो अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, इसको तो आप मान ही नहीं सकते। दो ही ऑप्शन है कि भाई अनसरण खाता आपका आयगत है या पूंजीगत है। तो सीधी सी बात है, जो जो मदें आपकी बैलेंस शीट में आती है वो सारी की सारी आपकी पूंजीगत होती है, और जो लाभ हानि खाते या ट्रेडिंग अकाउंट में आती है वो आपकी आयगत मदें होती है ना। तो आपका अनसरण खाता है जिसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जो बैलेंस शीट की मद है, इसलिए इसको अपन पूंजीगत संचय मानते हैं, कैपिटल रिजर्व में मानते हैं। तो इसका ए है वो सही आंसर हो जाएगा। अनसरण खाते का शेष है वो पूंजीगत संचय का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब तो किसी साथी को किसी प्रकार का कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, कि अनसरण खाते का शेष है वो कौन सा होगा, आपका पूंजीगत संचय माना जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़े। देखो आगे क्या है, एक कंपनी लाभांश दे सकती है अनसरण खाते से, अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी शोधन संचय खाते से, सरकारी सहयोग राशि से। देखो कुछ पर्टिकुलर अकाउंट ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जिसके लिए बना वो उसी के लिए होता है, किसी अन्य के लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अनसरण खाते की राशि है, इसको तो अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर ही देते हैं, है ना। अंश प्रीमियम के मैंने 5 उपयोग आपको बताए हैं कि भाई अंश प्रीमियम का उपयोग है आप 5 तरीके से आप कर सकते हो। और पूंजी शोधन संचय ये सिर्फ रिडम्पशन के लिए काम में आएगा, ये सिर्फ शोधन के लिए ही काम में आएगा, रिडम्पशन के लिए ही काम में आएगा। तो एक कंपनी अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में सरकार से सहयोग मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो वहां से वो आसानी से क्या कर सकती है, लाभांश का भुगतान कर सकती है। वैसे तो लाभांश है वो लाभ होने से प्रदान किया जाता है, लेकिन ये भी सरकार से सहयोग मिला है तो यहां से भी लाभांश अगर पर्याप्त मात्रा में है तो कंपनी लाभांश वो जारी कर सकती है। ठीक है, हो गई बात। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, फटाफट इसका जवाब आपको देना है कि बकाया मांग खाता, है ना, जिसको क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरर अकाउंट, कॉल्स इन एरर अकाउंट, बकाया मांग खाते को चिट्ठे में दिखाया जाता है। जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है ये आपको बताना है ना। चिट्ठे में दिखाया जाता है, संचय और अधिके में यानी रिजर्व एंड सरप्लस में, अंश पूंजी में से घटाकर, विविध वे में, और दिखाया नहीं जाता है ना। कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस दोनों को चिट्ठे में दिखाया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। कॉल्स इन एडवांस है वो अपनी लायबिलिटीज के रूप में काम करती है क्योंकि वो अग्रिम राशि प्राप्त हो गई है। और जो आपका बकाया मांग है कॉल्स, है ना, तो इन दोनों पे अगर आपकी कोई बकाया मांग है, बकाया मांग है तो बकाया मांग पर सारणी जो ऐप होती है उसके अनुसार 10% ब्याज दिया जाता है। और जो अग्रिम मांग होती है, अग्रिम मांग पर सारणी एफ के अनुसार 12% है वो ब्याज दिया जाता है। ये चीज आपको पता होगी। साथ में अंश पूंजी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो भी क्लियर की गई है कि भाई किस तरीके से है वो मांग राशि होती है ना। सेबी के अनुसार 25% है, अन्य के अनुसार है वो आवेदन पे 5% है ना। दो मांगों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है ना। 120 दिनों तक अभिधान खुला रहता है। 120 दिन में अगर आपके पास
न्यूनतम सब्सक्रिप्शन यानी 90% प्राप्त नहीं होता है तो आप अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते और आपको 130 दिनों में वो राशि वापस लौटानी होती है। अगर नहीं लौटाते हो तो आपको 15% ब्याज है वो चुकाना होता है। ये छोटी चर्चा हो चुकी है। तो उसी में आपका ये है बकाया मांग है 10% और अग्रिम मांग पर 12% है वो ब्याज दिया जाता है। एक से लिया जाएगा, एक को दिया जाएगा। तो देखो बकाया मांग खाता वो चिट्ठे में अंश पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है, क्योंकि आपने जितनी पूंजी निर्गमित की थी उनमें से इतनी राशि है वो आपको प्राप्त नहीं हुई है, वो आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो वो नहीं हुई तो वो राशि है वो लेस कर देंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो बकाया मांग खाते को चिट्ठे में से क्या करेंगे, लेस करके है वो अपने को दिखाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बढ़ जाए आगे, आगे देखो एक और क्वेश्चन है आपके सामने। निश्चित रूप से आप इसका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ हानि दिखाया जाता है अंश पूंजी में से जोड़कर या घटाकर, संचय अधिके में, सामान्य संचय में, चालू दायित्व में। भाई प्रॉफिट आपने अर्न किया है तो प्रॉफिट अर्न है वो सीधी सी बात है आपको कहां दिखाना है ना। बैलेंस शीट की जो मद होती है उसके अनुसार आपको शो करना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट की जो मद होती है उसके अनुसार आपको शो करना होता है। अब सीधी सी बात है, जब आपने प्रॉफिट अर्न किया है, यानी ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी ये आपका प्रॉफिट ही है ना। तो प्रॉफिट आपको पता है वर्तमान समय में जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार अगर आपने प्रॉफिट अर्जित किया है तो भी वो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है ना। और अगर आपने प्रॉफिट अर्जित नहीं किया, आपको लॉस है, तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में से घटा के दिखाना है। तो दिखाना यहीं पे है, इसलिए इसका आंसर है वो बी एकदम राइट हो जाएगा। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ है वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाए जाएंगे। इस जो आपकी बैलेंस शीट है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुसूची 3 के भाग 1 और 2 के अनुसार बनाई जाती है, उसकी पूरी डिटेल से मैंने चर्चा पिछले कुछ सेशन में कर ली है डिस्क्रिप्टिव रूप से। जिन साथियों ने उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है उनके पास अभी भी मौका है कि वो उनको ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद है ना तमाम जो सेशन है उनको देखें समझें, क्योंकि फटाफट आप 1.5 या 2 की स्पीड से भी देखोगे तो आपका अल्प समय में पाठ्यक्रम भी पूरा होगा और चीज भी आप डीपली समझ पाओगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन है वो इधर उधर घुमा के पूछे जाते हैं, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर आपका सही आंसर देना जरूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन का मामला होता है और वहां पर हर क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो पॉइंटों से रह जाते हैं और जो दुर्भाग्यशाली होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भाग्यशाली जो पॉइंटों से मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो ये उस समय की, उस आपकी मेहनत की, उसका परिणाम होता है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संचय और आदि के है, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट जवाब देना है ना। क्या है इसका आंसर कि वैधानिक रूप से कौन सा विवरण पत्र बनाना अनिवार्य नहीं है। लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, नगद प्रवाह या चिट्ठा। वैधानिक रूप से निम्नलिखित से कौन सा प्रपत्र बनाना अनिवार्य नहीं है, ये आपको बनाना है ना। वैधानिक रूप से कौन सा विवरण पत्र बनाना अनिवार्य नहीं, बताओ देखें, है ना। क्योंकि P&L अकाउंट है ये भी बनाना जरूरी है, लाभ हानि खाता वो भी बनाना जरूरी है, बैलेंस शीट बनाना भी जरूरी है। लेकिन आपका कैश फ्लो है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत होता है, और इनमें कुछ ऐसी जो आपकी रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, जो पंजीकृत कंपनियां होती हैं, उनको ही बनाना अनिवार्य होता है। बाकी हर कंपनियों के लिए ये बनाना अनिवार्य नहीं होता है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आपकी बैलेंस शीट है, आपका P&L अकाउंट है ना, आपका चिट्ठा है, ये सारी चीज आपको बनानी अनिवार्य है। लेकिन रोकड़ प्रवाह के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 3 लागू होता है।
जो हर कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो समझे मेरी बात। कुछ जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है उनको शायद आप समझे होंगे, और अगर समझे हैं तो ज़रूर आज के सेशन को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की क्लासें हैं वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको घर बैठे एक अच्छी तैयारी का मौका मिले, ताकि आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।